हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम आइडिया लाइस इंग्लिश क्लासेस। आलम आइडिया लाइस इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक ही वर्ड के कितने सारे वर्ड्स है, लुक, सी, वॉच, विजिट, ग्लूड एंड गेस। तो इन सब शब्दों को एक ही सेंटेंस में हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन सब को प्रयोग करने के लिए साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा और भी कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इसके बाद मैं स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो आपको इन सब को जानकारी के लिए इससे बने रहने के लिए आपको इन तक वीडियो देखना होगा। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो को इन तक देखने से पहले एक काम आप फटाफट काम कर लीजिए कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं। बेल आइकॉन को दबाने के बाद आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर करें। मैं सबसे पहले जो ये टॉपिक लाया था, इससे पहले मैं एक बार टॉपिक लाया था वोकैबुलरी टॉपिक, जो एक शब्द से कई सेंटेंस के कई सेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले लुक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लुक। लुक मीन्स होता है देखना। लुक सिर्फ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लुक का प्रयोग जो किया गया है वो जैसे दिमाग लगाकर देखना। किसी भी चीज़ को आप अगर अपना दिमाग को इंटेंशन लगाकर देख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग लुक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखें। लुक एट द सीन, इस सीन को देखें। तो उस परिस्थिति में हम लोग लुक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नीचे में जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि सी के मतलब कैजुअली आप कहीं पे भी प्रयोग करते हैं। सी मीन्स देखना होता है। जैसे देखने के अभिप्राय, आपका देखने का वो अभिप्राय क्या है, क्या मोटिव है, क्या एम है। आप कह सकते हैं आई डोंट वांट टू सी, आई डोंट वांट टू सी टुमारो, आई डोंट वांट टू सी टुमारो। मैं तुमसे कल मिलना नहीं चाहता हूं या कल मैं आपको देखना नहीं चाहता हूं। सी के लिए हम लोग मिलने, आज के इस मॉडर्न इंग्लिश में सी का मतलब देखने के लिए और मिलने के लिए दोनों को प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे हम लोग इसके बाद आकर देखते हैं वॉच। वॉच एक बहुत ही शानदार शब्द है। आप वॉच का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉच का प्रयोग करते हैं, लेकिन वॉच का प्रयोग होता कहाँ है? रेली अगर आप देखिएगा तो हम इस सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी चीज को दिल, दिमाग या तथा आंख लगाकर देखना या आंख लगाकर देखते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका दिमाग भी काम कर रहा हो, दिल भी काम कर रहा हो और आंख लगाकर देख भी रहे हैं। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं, एक एग्जांपल्स के तौर पर मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आई एम गोइंग टू वॉच द टीवी। यानी जब आप टीवी देखने जाते हैं तो वहां पर आपका फुल्ली इंटेंशन होता है, जहाँ पे अपना दिमाग भी लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, दिल से भी देखते हैं और अपना आंख का भी प्रयोग करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वॉच का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे मैच देख रहे हैं तो मैच की जगह पे भी आप अच्छी तरह से वॉच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम वॉचिंग द मैच, तो मैच देख रहे हैं यानी वहाँ पे आपको दिल, दिमाग तथा आंख का प्रयोग हो रहा है। वहाँ पे अपने दिमाग इंटेंशन भी लगाए हुए, ध्यान भी लगाए हुए हैं, कहीं ये मैच हार तो नहीं न जाएगा, कहीं ये मैच जीत तो नहीं जाएगा। तो वहाँ पे आपका फुल्ली इंटेंशन होता है। अब आगे का जो वर्ड है वो है विजिट। विजिट का मतलब भी देखना होता है, लेकिन विजिट का मतलब होता है ऐतिहासिक जगहों को देखना। ऐतिहासिक जगहों को देखना है ना, वैसा जगह जो बहुत ही पुराने बिल्डिंग हो, वैसी जगह जो लोग दूर दूर से आकर के देखते हो, जिसको हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं। तो आइए हम लोग सेंटेंस में देखते हैं। डिड यू एवर विजिट द ताजमहल? यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ताजमहल। यहाँ पे ताजमहल हम लिख देते हैं फिर से, ताज महल। यहाँ पे स्पेलिंग उल्टा लिखा गया, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिड यू एवर विजिट द ताजमहल? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो विजिट का प्रयोग हम लोग ऐतिहासिक जगहों के इस्तेमाल के लिए करते हैं। आगे है इसके बाद ग्लोट। ग्लोट का मतलब भी होता है देखना, लेकिन किस स्थिति में देखना? आप यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोट का मतलब होता है बुरी नज़रों से देखना। यानी आपका नज़र जो किसी को अगर आप देख रहे हैं तो वो किस नज़रों से देख रहे हैं, आपका नज़र कैसा है। किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो किस नज़रों से देख रहे हैं, तो बुरी नज़रों से देख रहे हैं। तो वी मस्ट नॉट, यहाँ पे आप कह सकते हो वी मस्ट नॉट ग्लोट एट अ स्ट्रेंजर गर्ल। हम लोगों को एक अजनबी लड़की को अवश्य ही बुरी नज़रों से नहीं देखना चाहिए। एक स्ट्रेंजर ही लड़की नहीं, कोई भी घर की भी लड़की हो, कहीं पे भी हो, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसको हम लोग बुरी नज़रों से नहीं देखते हैं। मैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के तौर पे दिया हूँ, लेकिन हम लोगों को किसी भी बुरी चीज़ों पे
नजर नहीं देखना चाहिए, बुरी नजरों से नहीं देखना चाहिए। वी मस्ट नॉट ग्लोट एट ए स्ट्रेंजर गर्ल, वी मस्ट नॉट ग्लोट एनीवन। यू कैन से किसी को भी आप नहीं देख सकते हैं। आगे का जो वर्ड है वो है गेज। गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, यानी किसी को आप टकटकी लगा करके देख रहे हैं, यानी सरसरी नजरों से देखना। जैसे कहते हैं हंटर वाज गेजिंग एट हंट, मतलब एक शिकारी जो है अपने शिकार को टकटकी लगाकर देख रहा था। एक शिकारी शिकार को टकटकी लगाकर देख रहा था। दस वी अंडरस्टूड हेयर यूज ऑफ देखना। देखना का हमने यूज किया, लेकिन यहीं पे डिफरेंट आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश कितना डिफरेंट है और हिंदी कितना डिफरेंट है। हम लोग जब हिंदी बोलते हैं तो देखने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने देखा देखने के लिए इससे भी और भी वर्ड्स होते हैं देखने के मीनिंग। बिहोल्ड के मतलब भी देखना होता है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे देखने का वर्ड समझ में आया होगा और आज आगे से आप इस वर्ड को सीखकर सेंटेंस में प्रयोग कीजिएगा। आगे आप जो देख रहे हैं आगे की स्लाइड में कपड़ा, जी हाँ कपड़ा, आप सभी को मालूम है कपड़ा। सूट के मतलब कपड़ा, ड्रेस का मतलब कपड़ा, यूनिफॉर्म का मतलब भी कपड़ा। तो वो कैसा कपड़ा, आप सभी के साथ कैसा किस तरह से कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे कहते हैं हिज सूट इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी उसका जो सूट है वो बहुत ही सुंदर है। लेकिन सूट का प्रयोग किसके लिए करेंगे, सिर्फ मर्दों के पोशाक के लिए हम लोग सूट का प्रयोग करते हैं। वेयर एज ड्रेस का प्रयोग जो करते हैं, हर ड्रेस इज न्यू, न्यू सूट इज वेरी ब्यूटीफुल, हर ड्रेस इज न्यू। क्षमा चाहेंगे यहाँ पे यहाँ से जो सेंटेंस है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यहीं तक ये सेंटेंस है, क्षमा चाहेंगे। हर ड्रेस इज न्यू, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा, हर ड्रेस इज न्यू। तो हर ड्रेस इज न्यू, ये जो हर ड्रेस इज न्यू है यहीं तक हमारा जो है ये सेंटेंस है, यानी सिर्फ स्त्रियों के पोशाक के लिए हम लोग ड्रेस का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, फिर हमारा आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी एक कपड़ा है, तो वो कैसा कपड़ा है, ये भी कुछ पार्टिकुलर्स के लिए। जैसे स्टूडेंट्स गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं। पुलिस भी यूनिफॉर्म में होता है। तो उसके लिए जब कोई भी विशेष दल या कोई भी चीज विशेष कॉमन रूप में जाता है तो उसके लिए हम लोग वस्त्र जो होता है उसका स्पेशल होता है। जैसे कहते हैं एक समान वस्त्र के लिए, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, आप उसको कैसे पहचानिएगा, तो अपने यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है कि फलाने स्कूल का उसका वो यूनिफॉर्म है। पुलिस भी अपने यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं। डॉक्टर का भी एक अपना यूनिक यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म का प्रयोग जो होता है एक खास या एक समान वस्त्र के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद जो हमारा जो आगे का जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि होम का प्रयोग कहाँ होगा, हाउस का प्रयोग कहाँ करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल हमेशा किया करते हैं। तो आज मैं आपका सवाल का पूरा ख़त्म ही कर देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाउस और होम और हाउस में आपका डिफरेंस बिल्कुल समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, होम का मतलब भी घर होता है और हाउस का मतलब भी घर होता है। पहले एग्जाम्पल से मैं ले लेता हूँ, आई एम गोइंग होम इन ईद, मैं ईद में घर जा रहा हूँ। लेकिन फॉर नेटिव विलेज प्लेस, नेटिव प्लेस का मतलब वैसा प्लेस जहाँ से आपका जन्म जुड़ा हो, जहाँ आपका ददिहाल हो, जहाँ आपका घर अपना हो, अपना जिसको दादा पापा कोई भी बनाए हो। जनरली देखा जाता है आजकल हमारे भारत में कि जनरली लोगों को बर्थ प्लेस गांव में भी होते हैं और टाउन में भी होते हैं। तो वो अपना प्लेस जो आपका अपना ददियाल जिसको कहते हैं, जो दादी का घर हो, वैसे घर को हम लोग होम का प्रयोग करेंगे। जैसे कह सकते हैं जहानाबाद इज माई होम टाउन। आप जैसे आप कह सकते हैं स्थान के लिए, आप अगर जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, पटना से बिलोंग करते हैं, तो आप कह सकते हैं पटना इज माई होम टाउन, यानी मेरा अपना अपना शहर है। इसके बाद जो है हमारा अगला जो है वो हाउस। हाउस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हाउस का प्रयोग जो किया जाता है, ही इज लिविंग इन अ रेंट हाउस, यानी किराए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर रेंटल हाउस, रेंटल हाउस के लिए हम लोग जो है, रेंटल हाउस के लिए हम लोग, रेंटल हाउस के लिए हम लोग हाउस का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी इंसान अगर रेंट पे रह रहा हो, कोई भी चीज एनीथिंग, ही इज लिविंग इन अ रेंट हाउस।
आई डोंट वांट टू लिव इन अडोब। अडोब का मतलब होता है डेरा। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स अपने डेरा में लेकर के रहते हैं, कोई होटल में रहते हैं, कोई हॉस्टल में रहते हैं, तो वो सब क्या होता है, रेंटर होता है, वहां पे हमको पे करना पड़ता है, जो आपका अस्थाई नहीं है, यानी अस्थाई है। और होम का मतलब हो गया एकदम अस्थाई, जहां आपका अपना घर हो। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ही होम और हाउस के बारे में समझ में आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे का जो आप देख रहे हैं वो है गवाह। जी हाँ, ये गवाह भी एक बहुत ही इसके दो वर्ड्स होते हैं जो आमतौर पे आप लोग देखते हैं, कोई विटनेस यूज करता है, कोई इसका एविडेंट यूज करता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? ये दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानकारी होती तो आप जब कभी भी वेन एवर यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश यू विल गेट कंफ्यूजन वाइल स्पीकिंग। बोलने के दरम्यान में आप कंफ्यूज पा लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि विटनेस का जो प्रयोग होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एग्जांपल सबसे पहले लेकर रखा हूँ। द जज ऑर्डर टू द एडवोकेट। जज जो है वो वकील को आदेश दिया टू ब्रिंग द विटनेस, यानी गवाह को लेकर आओ, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने गवाह के लेकर के आओ। तो यहाँ पे ये समझ में आता, उसके सामने लेकर के आओ, यानी जज जो है किसी को बोल रहा है कि उसके सामने गवाह को लाओ। अगर आप इस तरीके से, और ऐसे भी जज भी अपने आप अपने सामने ही बुला सकते हैं, जैसे कैसे द जज ऑर्डर टू द एडवोकेट, एडवोकेट ऑर्डर दिया टू ब्रिंग द विटनेस इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने लेकर के आओ। यानी आप यहाँ पे मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मेरे पास लेकर के आओ। यहाँ पे आप मी भी दे सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल व्यक्ति के रूप में गवाह गवाह होता है, यानी व्यक्ति के रूप में गवाह होता है, किसी भी अदर चीज के लिए नहीं, सिर्फ व्यक्ति के रूप में गवाह होता है। आगे का जो है वो है एविडेंट। एविडेंट का देख सकते, द जज रीड द एविडेंट ऑफ कल्प्रिट इन द कोर्ट, यानी जज जो है कोर्ट में अपराधी का या जो मुजरिम होता है उसका सबूत को पढ़ा। अब यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, सबूत को पढ़ा, यानी इसका इस्तेमाल दस्तावेज के रूप में गवाह होता है। कभी कभी आप फिल्म में भी देखे होंगे या कई प्रैक्टिकली देखे होंगे कि कोई भी इंसान अगर कोई एविडेंट की बात कर रहा है तो वो दस्तावेज के रूप में होता है, लिखित रूप से जो भी होता है उस गवाह को हम लोग एविडेंट कहते हैं। तो आगे इसके बाद का जो स्लाइड है वो है बुराई या खराबी भी कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इविल और डिफेक्ट। इविल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? इसका इस्तेमाल व्यक्तियों में बुराई के लिए होता है। जैसे कैसे, देयर कैन बी मेनी एविल्स इन अ विक्ड मैन, एक बदमाश व्यक्ति में बहुत सारी बुराइयां होती हैं। लेकिन डिफेक्ट का जो प्रयोग होता है, देयर इज नो डिफेक्ट इन दिस मशीन, इसका इस्तेमाल किसी सामान में खराबी के लिए होता है, यानी मिशनरी के लिए हम लोग डिफेक्ट का प्रयोग करते हैं, वहीं हम लोग एविल का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करके इसे फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड करके लाइक करें, फॉरवर्ड कर दें और लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं इसी तरह से वीडियो बनाकर लेकर के आने वाला हूँ, और इसी तरह से आप लोग देखिएगा, दो शब्दों के बीच में, तीन शब्दों के बीच में एक ही मीनिंग होता है, लेकिन उसका यूज होता है वो डिफरेंट होता है। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बात आप यहाँ पे जान लीजिए कि इसके बाद वाले जो चैप्टर आएंगे वो इसी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर आपका डिमांड हुआ तो मैं इस तरीके से फिर से वीडियोस को इसका बनाऊंगा। तो दैट्स ऑल।